नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत चर्चा करेंगे मानव वातावरण संबंधों का जीवन के ढंग पर प्रभाव। मानव भूगोल से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी भी सुनेंगे तो अगले साल के लिए काम आ जाएगा। जैसा कि अपना पिछला जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अभी अब एक एक करके ले रहे हैं, तो अभी सेकेंड ईयर के जो टॉपिक हैं वो इसी से संबंधित आ रहे हैं, मानव वातावरण संबंधों से ही। टॉपिक की मेन थीम को आप समझने का प्रयास करो कि मानव वातावरण अंतर संबंधों का जीवन के ढंग पे प्रभाव, अर्थात मानव पर्यावरण संबंधों के समायोजन की जो व्यवस्था है, उस समायोजन में मानव के जो जीवन की दिनचर्या या उसकी लाइफ स्टाइल है वह किस प्रकार से उसके फिजिकल एनवायरनमेंट द्वारा प्रभावित हुई है, और मानव ने अपने आप को किस प्रकार से क्लाइमैक्स स्टेज का, या विशेष रूप से हम देखेंगे तो चरम दशाओं में मानव ने किस प्रकार से अपने को वातावरण के अनुसार समायोजित किया है। इस चीज़ पे हमारा मुख्य रूप से भी फोकस रहेगा। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम इसी की चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हम जीवन के ढंग पे जो प्रभाव देखेंगे वे संपूर्ण पृथ्वी पर जो चरम दशाएं हैं मानवीय निवास के दृष्टिकोण से, जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं कि बहुत अधिक उष्ण प्रदेश हैं, या बहुत अधिक ठंडे प्रदेश हैं, या पहाड़ी प्रदेश हैं, या उष्ण आर्द्र प्रदेश हैं। जैसे उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं, उष्ण भी है, आर्द्रता भी है, और मानव के रहने के लिए इतने ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं। उष्ण प्रदेश या फिर ठंडे प्रदेश जो भी इतने ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं, उन प्रदेशों में भी मानव समुदाय ने अपने आप को किस प्रकार से उस प्राकृतिक वातावरण से समायोजित किया है, और अपने जीवन को किस प्रकार से उत्तरोत्तर उन्होंने आगे की ओर मानव सभ्यता की रचना की है बढ़ते हुए, ये हम देखेंगे। सभ्यता और उसकी जो किस प्रकार से डेवलप उसने अपने वातावरण से संबंधों को इस भली भांति निर्वहन करते हुए। और एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी, जो चीज़ें अभी हम ये देख रहे हैं ये उसमें कि मानव ने या इन जनजातियों ने अपने प्राकृतिक वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, उसको बिना नुकसान पहुंचाए उन्होंने अपने आप को क्या समायोजित किया है। तो ये अपने आप में उनके जो जीवन के मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण अभी हम यहाँ देखेंगे कि बिना प्राकृतिक वातावरण को कोई क्षति पहुंचाए उन्होंने, जिसको वर्तमान ट्रेंड में आजकल जो हम पढ़ते हैं एक नए विचार के रूप में जो इसको हम देखते हैं, संपोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है, वो तो उन जनजातियों में बहुत पहले से ही देखने को हमें मिल रही है। मानव ने किस प्रकार से अपने आप को डेवलप किया था, अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से एडजस्टमेंट जो किया था, उस पर हमारी चर्चा आज होगी। मानव एक भौगोलिक कारक होने के साथ साथ अपने वातावरण का जीव भी है। स्पष्ट है बात कि मानव स्वयं भौगोलिक कारक है और वातावरण का एक जीव है। वह इस वातावरण की उपज है, इसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसी वातावरण से अपना जीवन व्यापन करता है। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि मानव इसी फिजिकल एनवायरनमेंट से अपने सब कुछ रिसोर्स प्राप्त करता है, संसाधनों का उपयोग करना सीखता है, उन्हें अपनी इच्छा एवं सुविधाओं के अनुरूप परिवर्तित करता है, अथवा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं वातावरण के अनुकूल हो जाता है। एक एक शब्द को अच्छे से समझना, अथवा आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं वातावरण के अनुकूल हो जाता है,
वास्तव में प्रत्येक प्रदेश में मानव वहाँ के क्षेत्रीय वातावरण के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता है। समाज विकसित हो या विकासशील, उस पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर हो जाता है और ये प्रभाव समाज के अल्प विकसित या पिछड़ा हुआ होने पर अधिक प्रभावी होता है। कहने का मतलब, जब सामाजिक अवस्थाएं कुछ पिछड़ी हुई हों या अल्प विकसित हों तो उस पर पर्यावरण के प्रभाव अधिक देखे जाते हैं। और अभी हम जो जिक्र करेंगे जिन जीवन यापन करने वाली चरम दशाओं में जिन जनजातियों की, वे इसी अवस्था में हैं, अल्प विकसित है और पिछड़े हुए हैं, और अपने वातावरण के प्रभाव उन पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे। यानी अभी जो हम चर्चाएं करेंगे, आप एक प्रकार से निश्चयवाद वाली विचारधारा के अधिक करीब पाओगे अपने आप को, क्योंकि इस दशा में वातावरण का परिमार्जन कम तथा मानव का अनुकूलन अधिक होता है। यही कारण है कि अभी हम निश्चयवाद के अधिक करीब होंगे। प्रस्तुत अध्याय में विश्व के कुछ ऐसे ही प्रदेशों के मानव जीवन का अध्ययन किया गया है जो कि निम्नलिखित है। मैंने बताया था कि कुछ चरम दशाओं में या चरम जलवायु जो प्रदेश हैं उसके संदर्भ में हम मानव का अध्ययन करेंगे। भोजन एकत्रित करके जीवन व्यापन करने वाले जो मानव समुदाय हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे कि भोजन संग्रहण करके जो अपना जीवन किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से हम देखेंगे कि भोजन एकत्रित करने वाले लोगों के 3 कार्य होते हैं। पहला तो क्या है, वृक्षों से फल फूल कंदमूल आदि को एकत्रित करते हैं। जंगल में रहते हैं तो ये आदिम अवस्था का ही एक प्रकार आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार से मानव जंगलों में रहता है और वह किस प्रकार से अपने उदर पूर्ति के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करता है। दूसरा है उसके लिए विकल्प जो है वहाँ आखेट करना है। शिकार भी करते हैं और कुछ कंदमूल वादी भी इकट्ठा वो कर लेते, जैसे व्यवस्था वहाँ की होती है। तीसरा है मछली पकड़ना। तो 3 चीज़ें हमने देखी कि जो संग्राहक के प्रकार का जो जीवन है उसमें कंदमूल फल आदि एकत्रित करना, आखेट करना, दूसरा इसमें आ गया, और एक मछली पकड़ना। भोज्य पदार्थों का एकत्रीकरण करने वाले आदिवासी प्रवृत्ति के समाज निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं। अब इस प्रकार के जो प्रमुख रूप से अपने खाद्य पदार्थों के लिए ही अपने जीवन की संपूर्ण चर्या उसी पे केंद्रित जो उनकी होती है, या तो वो संग्राहक होते हैं, फल फूल कंदमूल आदि एकत्रित करते हैं, या फिर आखेट करके अपने भोजन की उधर पूर्ति करते हैं, या फिर मछली पकड़ के करते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे इस धरातल पे प्रमुख रूप से 3 प्रकार के प्रदेश जो हैं या 3 प्रकार की जलवायु दशाएं विशेष रूप से जो हैं वहाँ ये देखने को मिलते हैं। और उसी के संदर्भ में आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी। पहला प्रदेश भूमध्य रेखीय सघन उष्ण आर्द्र, यानी कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ की जो जलवायु है वह उष्ण आर्द्र है और मानव के रहने के लिए इतनी अधिक उपयुक्त नहीं है। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने बार बार कहा कि चरम जलवायु दशाओं में रहने वाले लोग अपने आप को किस प्रकार से वातावरण से समायोजित करते हैं। तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखीय सघन उष्ण आर्द्र वनों में रहने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपने को समायोजित करते हैं, एक हम जिक्र करेंगे ये। और इसमें रहने वाली जो प्रमुख रूप से मानव समुदाय, जिनको हम जनजाति समुदाय कहते हैं, वे हैं पिग्मी, जो ये प्रमुख रूप से अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाली है। और अफ्रीका महाद्वीप की आपने कांगो या जेरे नदी का नाम जो सुना है वह उसी नदी के आसपास में रहते हैं, ये पिग्मी है। कांगो बेसिन के पिग्मी भी इनको हम कहते हैं। एक है बोरो, बड़ी महत्वपूर्ण जातियां जिनका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये मानव समुदाय हैं ये। तो अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मी का भी हमने जिक्र किया, जो उसके लगभग अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग जो था उसका, कांगो नदी वाला, उसके आसपास में, और विशेष रूप से ये जो अफ्रीका महाद्वीप का मध्यवर्ती पश्चिमी जो भाग है, तटीय भाग है एक तरह से, और उस नदी के आसपास वाला जो भाग है वहाँ रहते हैं। फिर हमने बोरो का जिक्र किया, और यह दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का जो अमेजन नदी है
विशेष रूप से ये ब्राज़ील में, और वहाँ ये बोरो जनजाति जो है ये प्रमुख रूप से अपने जीवन के समायोजन के करते हुए हमें देखने को मिलती है। ये हम भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में रहने वाली जातियों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें पिग्मी सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा हमने देखा बोरो है। अब हम देखेंगे सेमांग व सकाई। ये दो हमने अलग अलग महाद्वीपों में देखा, और तीसरा हम ये सेमांग और जो सकाई है ये एशिया महाद्वीप के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं भूमध्य रेखा के आसपास, उसमें रहने वाली है ये सेमांग और सकाई। पापुआ न्यू गिनी वगैरह जो ये बोर्नियो, ये जो कुछ द्वीप हैं जिनकी स्थिति भूमध्य रेखा के आसपास है, तो वह रहने वाली जो जनजाति महत्वपूर्ण रूप से है वो सेमांग और सकाई। तो ये हमने देखा कि 4 समुदायों का जिक्र किया। सेमांग और सकाई को अगर हम साथ में भी लेते हैं तो भी प्रमुख रूप से 3 मानव समुदाय, और तीनों ही अलग अलग महाद्वीप से हमने लिए हैं। उसके बाद में हम जिक्र करेंगे उष्ण मरुस्थल के निवासी, जो मानव बसाव के लिए या मानव के रहने के लिए इतनी अधिक उपयुक्त आवास या क्षेत्र नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आप फील करते हो कि हम गर्मियों में हमारा हाल बेहाल काफ़ी अधिक हो जाता है, तो हमारे से भी अगर कुछ चरम दशाएं देखने को मिलती हों तो वहाँ बहुत मुश्किल है। तो उष्ण जो मरुस्थल के निवासी हैं उसमें प्रमुख रूप से हम बुशमैन का जिक्र करेंगे, और ये दक्षिणी अफ्रीका जो देश है उसके या बोत्सवाना वगैरह जो है वहाँ ये कालाहारी जो मरुस्थल है उसमें प्रमुख रूप से देखने को उसी मरुस्थल में ये मिलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके दक्षिण भाग में आप चलो मानचित्र में उसको देखो, अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र आप देखते हो, फिर उसके दक्षिण भाग में आप देखते हो तो आपको वहाँ दक्षिणी अफ्रीका जो है वो देश मिलेगा, बोत्सवाना वगैरह मिलेगा। तो वहाँ आपको कालाहारी डेजर्ट दिखाई दे जाएगा, यानी कि जिन उत्तरी अक्षांशों में हमारे देश की स्थिति आ रही है या हमारे राजस्थान की जो डेजर्ट की स्थिति आ रही है, ठीक उसी जो अक्षांश है उनमें दक्षिण भाग में आप जाते हैं तो वहाँ आपको कालाहारी मरुस्थल दिखेगा। बुशमैन एक बड़ा जीवंत उदाहरण है मानव पर्यावरण समायोजन का, उसका हम जिक्र करेंगे। तीसरा हम देखते हैं टुंड्रा प्रदेश से शीत मरुस्थल के जो हैं निवासी, जिसमें प्रमुख रूप से हम एस्किमो, ये एस्किमो और एस्किमो के ही समकक्ष हम कह सकते हैं इनको, जो ये सेमोइड, तुंग और चुकची आदि जो प्रमुख समुदाय हैं ये उन्हीं जलवायु दशाओं में रहने वाले लोग हैं। क्षेत्र इनके अलग हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो हम जिक्र करेंगे वो एस्किमो का ही विशेष रूप से करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। और थोड़ा अंतर है सेमोइड, चुकची और तुंग आदि जो जातीय समुदाय हैं उनमें, लेकिन फिर भी कुछ अधिक कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इनकी जीवन शैली में। ये ठंडे प्रदेश के हैं। तो 3 प्रदेशों का भी हमने जिक्र किया मूल रूप से। तो आपको क्या कि जैसे पढ़ते हो कि हम बुशमैन पढ़ रहे हैं, एस्किमो पढ़ रहे हैं, या पिग्मी, बोरो, सेमांग, सकाई, जो भी आप पढ़ रहे हो ये एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी भी चीज़ तथ्य को जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम मानव वातावरण संबंधों के विषय में मानव समुदाय ने अपने वातावरण से किस प्रकार से समायोजन किया है, और वे जनजातियाँ जो अपने आप को वातावरण के बहुत अधिक करीब पाती हैं और वातावरण के द्वारा बिल्कुल उसी वातावरण में अपने आप को समायोजित किए हुए प्राकृतिक वातावरण के साथ बड़ा अच्छा संबंध और बनाते हुए अपने जीवन यापन कर रही हैं, यानी कि मानव की जो प्रारंभिक अवस्था है वो वहाँ अच्छे से झलक उनकी देखने को जो मिल रही है, उन समुदायों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। और आगे मैं आपको बता दूं कि जैसे पिग्मी का हमने जिक्र किया, तो पिग्मी जनजाति जो है ये विषुवत-रेखीय पेटी के निवासी हैं, और कांगो बेसिन का अभी मैंने जिक्र किया, कांगो बेसिन में पिग्मी जो है वो प्रमुख रूप से निवास करते हैं, और अध्ययन की दृष्टि से कांगो बेसिन के पिग्मी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनकी पूरी की पूरी डिटेल हम अलग से एक टॉपिक में देखेंगे एक सामान्य परिचय के उपरांत। विषुवत-रेखीय पेटी में रहने वाले हैं। दूसरा हमने देखा सेमांग, ये भी विषुवत-रेखीय पेटी के निवासी, मतलब विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है उसी के निवासी हैं। सेमांग और सकाई का जो हमने जिक्र किया था, ये सकाई या इसको हम सनोई भी कहते हैं, ये उन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। एशिया महाद्वीप के जो भूमध्य रेखीय जो द्वीप हैं उनमें रहने वाले हैं ये सेमांग और सकाई जनजातियाँ। बोरो विषुवत रेखीय क्षेत्र में रहने वाले हैं, ये जाति है बोरो है।
और ये अमेजन बेसिन में प्रमुख रूप से निवास करते हैं। अमेजन बेसिन के बोरो भी इनको कहते हैं। अब आप देख रहे हो उष्ण मरुस्थलीय के निवासी प्रमुख रूप से इनका जो हम जिक्र करेंगे उसमें बुशमैन है। ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में रहते हैं जहाँ न कृषि का विकास हो पाया और न ही पशुचारण का। तो जब व्यक्ति खेती भी नहीं कर सकता अपनी आजीविका के लिए और पशुओं को भी नहीं चरा सकता, तो उसके पास फिर व्यवसाय क्या बच जाता है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो वे अपने भोज्य पदार्थों का एकत्रीकरण किस प्रकार से करते हैं, ये बुशमैन को हम देखेंगे। विशेष रूप से ये जो आखेटक वगैरह करके बुशमैन अपने जीवन को चलाते हैं। विशेष रूप से बुशमैन जो है उसका व्यवसाय आजीविका के लिए आखेट है। भोज्य पदार्थों का एकत्रीकरण करने वाली जातियां जो निवास करती है उसमें बुशमैन उष्ण मरुस्थल के निवासी हैं और कालाहारी जो मरुस्थल है उसमें रहने वाले हैं बुशमैन। शीत मरुस्थल का मानव जीवन भी हम यहाँ देखेंगे कि मोड्स ऑफ लाइफ इन कोल्ड डेजर्ट जो है। शीत मरुस्थल प्राय ध्रुवों के समीप उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। वर्ष के 2/3 भाग अर्थात अधिकांश जो 12 महीने का समय होता है उसमें लगभग 9 महीने तक लगभग धरातल पे बर्फ से ढका रहने वाला ये भाग है। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वह मानव रह सकता है। आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। थोड़ी सी ठंड अपने यहाँ होती है तो बड़ी समस्या हमें लगती है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, हम बिल्कुल सिकुड़े सिकुड़े से रहते हैं और कॉलेज आने में भी अपने को तो परेशानी होने लगती है। लेकिन वो अपने आप को किस प्रकार से उतने अधिक कम तापमान पे अपने को समायोजित किए हुए हैं, ये वर्तमान में एक ज्वलंत और जीता जागता उदाहरण जो प्राकृतिक वातावरण से समायोजन का है, ये हम एस्किमो से देखेंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक एस्किमो जो हैं वो सबसे बड़ा आकर्षक चित्ताकर्षक एक उदाहरण है वातावरण समायोजन का वर्तमान में देखा जाए तो, कि मानव किस विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को वातावरण से एडजस्ट किस प्रकार से किए हुए है उसके संदर्भ में। परंतु इस वातावरण में भी मानव रहता और खाद्य पदार्थों का एकत्रीकरण करके जीवन यापन करता है। इसके संदर्भ में हम एस्किमोज का जिक्र करेंगे और ये ध्रुवीय प्रदेश या ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले हैं। सेमोइड्स, तुंग और चुकची जो हैं इसका भी हम जिक्र करेंगे। ये भी ठंडे प्रदेशों के रहने वाले ही हैं और स्थिति लगभग वैसी ही है, कुछ अंतर हैं इनमें, लेकिन फिर भी लगभग जैसी एस्किमोज की स्थिति है वैसे ही इनकी सेमोइड्स, तुंग और चुकची की थोड़ा बहुत जीवनचर्या में अंतर है कि ये वो ज़्यादा कुछ कठिन परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं और उनसे कुछ हल्की फुल्की शिथिलताएँ यहाँ आ जाती है। सेमोइड, तुंग और चुकची में पशुचरण वगैरह कुछ यहाँ अधिक देखने को यहाँ में मिलता है। घास क्षेत्रों का मानव जीवन भी हम यहाँ देखेंगे, जिसमें मसाई जो हैं और अरब के बद्दू और खिरकिच विश्व स्तर पे ये जो 3 ग्रास लैंड हैं, जैसे कि हमने देखा मसाई अफ्रीका का जो पूर्वी अफ्रीका वाले जो ग्रास लैंड का है वहाँ मसाई अपने को देखे जा सकते हैं। केन्या के आसपास वाला जो प्रदेश है वहाँ मसाई पशुचारक है। दूसरा अरब के बद्दू, अरब में जो ग्रास लैंड हैं वहाँ के ये बद्दू हैं जो एशिया महाद्वीप में जो अरब कंट्रीज है वहाँ जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये जो कंट्रीज है यहाँ जो पाए जाने वाले घास हैं वहाँ के खिरगिज ये भी एशिया महाद्वीप के हैं और कजाक वगैरह जो जातियाँ हैं वो ये इसी क्षेत्र में हैं। तो प्रमुख रूप से हम इनका जिक्र करेंगे। अपना जो अगला अब महत्वपूर्ण बिंदु होगा ये इन जनजातियों के संदर्भ में एक एक करके हम जिक्र करेंगे और सबसे पहले अभी हम यहाँ जिक्र करेंगे अगले यूट्यूब में जो वीडियो होगा उसमें एस्किमो का। धन्यवाद मित्रों।